नमस्ते। और आज हम जो है सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो पेपर हुआ है 7 सितंबर को, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि भाई इस पेपर का क्या लेवल है और इस पेपर का कैसे इसको अटेम्प्ट करना था। तो बेसिकली 7 सितंबर को जो जीके का पेपर था वो बहुत मॉडरेट लेवल का था और एसएसटी का पेपर टफ था। तो अभी मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगी कि एक पैटर्न फिक्स फॉलो किया जा रहा है कि कुछ जगह पर सब्जेक्ट के पेपर को टफ बनाया जा रहा है और जीके का मॉडरेट, और हिंदी के साथ तो भाई ये कर रहे हैं कि हिंदी के पेपर के साथ का जो जीके का पेपर आता है वो हमेशा क्या दे रहे हैं, वो टफ दे रहे हैं। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड को ट्रैक कीजिए, चाहे आप सेकंड ग्रेड को ट्रैक कीजिए। तो ये अभी लग रहा है कि नेक्स्ट 2025-26 में भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर या सेकंड ग्रेड के अंदर जिस जगह पे सब्जेक्ट हिंदी है वहाँ पे जीके का पेपर टफ रहना है। और वैसे मैं इन सभी पेपर्स पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जब हम कल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे तब भी ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि कुछ चीज़ों पे बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कल के जीके के पेपर में सेकंड ग्रेड वाले में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो ऑथेंटिक बुक्स में नहीं थे, चाहे लक्ष्मीकांत की बुक हो, चाहे आढ़ा की बुक हो, चाहे बेसिक एनसीईआरटी हो। तो ये जो बड़ी बड़ी ऑथेंटिक राइटर्स की बुक है उसमें से भी वो क्वेश्चन नहीं थे, और ऐसे कम से कम पॉलिटी के तो 8-10 क्वेश्चन थे। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बस संभालने की ज़रूरत है। तो चलो आज किसका सॉल्यूशन देखते हैं, सेकंड ग्रेड एसएसटी का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। पहला क्वेश्चन एमपीसी से आया है। किससे आया है? एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी जो कंज्यूम है, एमपीसी कंजप्शन, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन जो है एमपीसी, उससे आया है पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है ना, उसको अगर आप समझ से करेंगे तो ये हो भी जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट बना के दिया है इसलिए मुश्किल है। और ये इसने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यही है, असत्य छाटिए, सही नहीं छाटिए। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अमीर लोगों की तुलना में गरीबों की अधिक होती है। सबसे पहले ये पकड़ो कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है क्या। तो देखो, मैं आम भाषा में अगर आपको समझाऊं तो जिस अनुपात में आपका पैसा बढ़ता है उसी जिस अनुपात में आपकी आय बढ़ती है उसी अनुपात में आपका उपभोग बढ़ता है। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं ना, जो सुपर रिच लोग होते हैं, उनका आय जो है वो करोड़ों में बढ़ता है, अरबों में बढ़ता है। तो जिस तुलना में उनका पैसा बढ़ता है उस तुलना में उनका क्या नहीं बढ़ता, उपभोग नहीं बढ़ता। इसको मैं बेस्ट एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगी। ललन टॉप का वेदांता के अनिल अग्रवाल का इंटरव्यू देखिए, जिसमें उन्होंने कहा कि ज़्यादा पैसा होना खराब है। उन्होंने बोला कि जब मैंने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मेरे ज़िंदगी से चली गई। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है उसका ये पहला लाइन है ना कि अमीर लोगों की तुलना में गरीबों में अधिक होती है। ये बात सही है, क्योंकि गरीब आदमी जो है उसकी जब आय बढ़ती है तो वो क्या करता है, वो अपने उपभोग को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो उसके पास चीज़ें नहीं थी अब वो उस चीज़ों को लेने के लिए क्या आता है, आगे आता है। और दूसरा, जो गरीब व्यक्ति है उसकी आय जो है रेशनली बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, उसे उसी के हिसाब से उसका क्या बढ़ता जाता है, उपभोग। आप देखते होंगे कि पहले तो इस इंसान के पास ये नहीं था, अब इसने ये सब कुछ क्या कर लिया तो वो उनका क्या बढ़ रहा है, आय बढ़ रहा है। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट फिक्स रखना हमेशा कि जो अमीर आदमी होता है उसकी आय जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है, उसके अनुसार उसका उपभोग नहीं बढ़ता, क्योंकि आखिर क्या करे इंसान, सैचुरेशन लेवल आ जाता है। लेकिन गरीब लोग जब उनकी क्या बढ़ती है, आय बढ़ती है, तो उनका उपभोग बढ़ता जाता है, क्यूरियोसिटी होती है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। फिर देखो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्रति इकाई आय पर उपभोग है, नहीं, प्रति इकाई आय पर उपभोग नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर ये हो सकता है। फिर देखो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक परंतु एक से कम होती है। हाँ, ये बात सही है कि जो आपकी एमपीसी है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक, पॉजिटिव होती है, लेकिन एक से कम रहेगी। अल्प विकसित देशों में, अब देखो अल्प विकसित देशों में कौन सी जनसंख्या ज्यादा होगी, जो या तो गरीब होंगे या क्या होंगे, लोअर मिडिल क्लास होंगे या अपर मिडिल क्लास होंगे, अपर मिडिल क्लास। तो जब इन लोगों की इनकम बढ़ती है, ठीक है, आय बढ़ती है,
तो उस अनुपात में क्या बढ़ेगा, इनका उपभोग भी बढ़ेगा, तो इनकी उपभोग प्रवृत्ति उच्च होगी, बिल्कुल करेक्ट। जैसे आप देखो दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना, ये जो दक्षिण अफ्रीका के कुछ छोटे छोटे राज्य हैं, इनका जिस हिसाब से क्या बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, उनका उपभोग का प्रवृत्ति भी क्या रहेगा, उच्च रहेगा। लेकिन यही आप अमेरिका जाइए न्यूयॉर्क में, या आप यूरोप जाइए लंदन में, वहाँ पे लोगों के पास ऑलरेडी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा है और फिर वो बढ़ भी रही है, तो फिर उनका उपभोग लेवल ज़्यादा नहीं आएगा। तो विकसित देश जैसे कि यूएसए हुआ, लंदन हुआ, ठीक है, इनमें ये प्रवृत्ति निम्न क्यों होती है, क्योंकि लिमिट आ जाती है उनकी उपभोग की, क्या आ जाती है, एक लिमिट आ जाती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो जो स्टेटमेंट रॉन्ग कौन सा है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और इसे आप प्रेजेंट सिनेरियो में देखो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे पबैड हो, चाहे आपका जियोग्राफी हो, इस स्पेशली इको को, पॉलिटी को और पबैड को आप रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ के देखिए, स्टेटमेंट याद करने क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट वाकई में बहुत टफ है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से हमें यह ज्ञात होता है कि कीमतों में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में किस प्रकार की वृद्धि हुई है। ठीक, तो सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, किसके, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, एक मिनट, हाँ, तो देखो, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से हमें यह ज्ञात होता है कि कीमतों में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में किस प्रकार वृद्धि हुई है। तो ये सही है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से हमें यह ज्ञात होता है कि कीमतों में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में किस प्रकार वृद्धि हुई है। सेकंड स्टेटमेंट हमने डिफ्लेक्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात जीडीपी डिफ्लेक्टर कहलाता है। बिल्कुल सीधा है, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, सही है, इसने सही पूछा है और दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, ट्रू है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चन कैसा है, बेसिक है। आगे चलो, फिर देखो, हाँ, व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण पर के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, साख निर्माण से रिलेटेड निम्न कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, व्यापारिक बैंकों के लिए, ठीक है, इस कंडीशन में अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा सही रहता है। व्यापारिक बैंकों के लिए न्यूनतम वैधानिक नगद आरक्षित आवश्यकता को कम करके केंद्रीय बैंक देश में साख निर्माण को बढ़ाता है। अब ये क्या कह रहा है, व्यापारिक बैंकों के लिए न्यूनतम वैधानिक नगद आरक्षित आवश्यकता को कम करके केंद्रीय बैंक देश में किसको बढ़ाता है, साख निर्माण क्षमता को बढ़ाता है। तो आपने सीआरआर और एसएलआर के बारे में सुना ही होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, वो केंद्रीय बैंक जो है वो किसको बढ़ाता है, साख निर्माण क्षमता को बढ़ाता है। यदि बैंक अपने ग्राहक की नकदी की मांग को संतुष्ट करने के लिए अतिरिक्त नगद आरक्षित रखते हैं तो यह बैंकों की साख निर्माण क्षमता को बढ़ाता है। बिल्कुल सही है। अगर देखो, बैंक अपने ग्राहक को नकदी की मांग को संतुष्ट करने के लिए अतिरिक्त नगद आरक्षित रखते हैं तो फिर क्या बढ़ेगी, उसकी साख निर्माण क्षमता। यदि जनता बैंकों के द्वारा दिए गए ऋणों का एक बड़ा हिस्सा नगद के रूप में निकाल लेती है तो इससे, हाँ, अब वो नगद के रूप में निकाल लेगी तो लोन देना कम हो जाएगा, तो साख निर्माण क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो सी ऑप्शन भी क्या है इस समय, सही है। तो तीनों सही है, ए बी और सी तीनों सही है, तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, ए बी और सी। हाँ, अभी 2 दिन एक्सटेंड किया गया है शिक्षक दिवस का महाबचत ऑफर जो है वो अब 10 सितंबर तक है। जितने भी कोर्स और टेस्ट सीरीज है उस पर 50% छूट के साथ ये उपलब्ध है। तो डाउनलोड करना है अगर आपको एनडीसी ऐप, और इन नंबर पे कॉल करके आप इस बचत का क्या उठा सकते हो, फायदा उठा सकते हो।
हाँ, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, ये मांग की जो लोच वक्र है उससे ही आया है ये, ठीक है। तो देखो इसने क्या कहा है, मांग की कीमत लोच के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है। सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत लोच 1 के बराबर होगी। हाँ ये सही है, कीमत लोच किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। सीधी रेखा वाले मांग वक्र पर मध्य बिंदु के ऊपर आने वाले किसी भी बिंदु पर कीमत लोच इकाई से कम नहीं होगी, नहीं, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। सीधी रेखा वाले मांग वक्र पर मध्य बिंदु के नीचे आने वाले किसी भी बिंदु पर कीमत लोच इकाई से अधिक होगी, ये भी गड़बड़ है। तो जो प्रॉपर सही है वो कौन सा है, ए। तो इसने हमें सही पूछा है तो केवल ए सही है, ठीक। चलो ये थोड़ा क्या था, ब्रेन उसमें लगता था अच्छा खासा। मुद्रास्फीति अंतराल की अवधारणा के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखो मुद्रास्फीति अंतराल की अवधारणा किसने दी है, सिंपल, कीन्स ने प्रतिपादित की है। ये तो सही है बिल्कुल, किसने प्रतिपादित की है, कीन्स ने। अब देखो क्या कहा है कि यह तब उत्पन्न होता है जब उपभोग और निवेश व्यय एक साथ पूर्ण रोजगार वाले सकल राष्ट्रीय उत्पाद स्तर से अधिक हो। ये भी सही है कि मुद्रास्फीति अंतराल जो आपका इन्फ्लेशनरी गैप है, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, वो कब आता है, वो तब आता है जब उपभोग और निवेश व्यय एक साथ, मतलब जो आपका कंजप्शन है और जो आपका इन्वेस्टमेंट पर किया गया एक्सपेंडिचर है, वो एक साथ पूर्ण रोजगार वाले सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या होता है, अधिक होता है, तब आपके इन्फ्लेशनरी गैप आता है। तो ये भी सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। अब इसने हमें क्या पूछा है, सही विकल्प चुनो, तो ए और बी दोनों सही है, थर्ड। फिर आओ माध्यिका। अब मीन मोड मीडियम लगता है, तो अब आपको पूछा है माध्यिका के बारे में, मीडियन के बारे में। माध्यिका चरम मानों से प्रभावित होती है, पहला स्टेटमेंट गलत है। यह स्थिति औसत है, बिल्कुल यह स्थिति औसत है, इसका मूल्य प्रत्येक अवलोकन द्वारा निर्धारित नहीं होता, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ओनली बी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। फिर देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही उत्तर का चयन करो। अब आय में वृद्धि और तटस्थता वक्र, तो आय में वृद्धि और इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व आपने इको में पढ़ा होगा, तो इनडिफरेंस कर्व और आय के बीच में जो है वो बताया गया है। तो देखो ऐसे बनता है ना वो इनडिफरेंस कर्व, ये उसी की बात है। आय में वृद्धि तटस्थता वर्ग को बाहर की ओर विवर्तित करने का कारण बनती है। देखो अगर आपकी क्या बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो आपका ये जो इनडिफरेंस कर्व है वो सच में किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है। जिस बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपात से अधिक हो, इष्टतम बिंदु नहीं हो सकता। सेकंड स्टेटमेंट भी, कथन भी क्या है, सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन क्या है यहाँ पे आपके सही है। सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा क्या है, टफ है, पर सही है। जिस बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपात से अधिक हो, इष्टतम बिंदु नहीं हो सकता। चलो अब 8th नंबर क्वेश्चन देखो। बजट घाटे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। तो सरकारें आमतौर पर अपने बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार लेती है। बिल्कुल सरकारें क्या करती है, बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार लेती है, बिल्कुल लेती है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर देखो बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए जनता से उधार लेना वास्तव में जनता से सरकार को क्रय शक्ति का हस्तांतरण है, बिल्कुल सही है। सरकार कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी करती है जिसकी वजह से वो सरकार जो है क्रय शक्ति क्या कर लेती है, अपने हाथ में ले लेती है। तो बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए वो जनता से उधार लेना सही मायनों में क्या है, जनता से सरकार को क्रय शक्ति का हस्तांतरण है, कि जनता अपना पैसा उधार पर सरकार को दे रही है, तो वो अपने क्रय शक्ति को किसको दे रही है, सरकार को दे रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, ए और बी दोनों सही है। देखो बेसिकली होता क्या है, मान लो ये एक गवर्नमेंट है, ठीक है, और इसकी इनकम है 500 रुपए, और इसका जो खर्च है, इसकी आय है 500 रुपए, और इसका जो खर्च है, इसका जो क्या है, खर्च है, इसका खर्च है मान लो 1000 रुपए। तो इसका घाटा, बजट का घाटा कितना हो गया, इसका बजट का घाटा हो गया 500 रुपए।
बजट 500 रुपए इसका घाटा हो गया, अब ये 500 रुपए की पूर्ति करनी पड़ेगी, तो पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उधार लाना पड़ेगा। अगर ये जनता से उधार लाते हैं, किससे उधार लाते हैं, जनता से, है ना, पीपल बोरोइंग करते हैं, तो जनता के पास जितने जो पैसे हैं वो किन के पास चले जाएंगे, गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो जनता की खरीदने की शक्ति क्या हो जाएगी, कम, और वो शक्ति किसको दे दी जाएगी, सरकार को दे दी जाएगी। तो ये बात सही है, सरकार को क्रय शक्ति का क्या है, हस्तांतरण है। सिंपल है, आप अपने हाथ के पैसे मेरे हाथ में दे दीजिए, तो आपकी क्रय शक्ति किसको ट्रांसफर हो गई, मुझे। फिर देखो 9 नंबर, निम्नलिखित अभिकथन तथा कारण को पढ़े, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही विकल्प चुने। अभिकथन, बाजार पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति बाजार में फर्मों की एक निश्चित संख्या के लिए की जाती है। तो बाजार पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति बाजार में क्या कहा गया है, बाजार में एक निश्चित संख्या के लिए की जाती है। पहला जो अभिकथन है वो सही है। बाजार पूर्ति वक्र का 36 योग लेकर प्राप्त किया जाता है, ये कारण भी सही है, और कारण कथन की क्या है, सही व्याख्या भी है। तो सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट। फिर देखो, मान लीजिए कि वाणिज्यिक बैंक को अपनी जमाओं का 25% ही नगद रखना होगा, तो 200 रुपए की प्राथमिक जमाओं पर कुल जमाओं का सृजन होगा। ये बेसिक एनसीईआरटी में दिया गया है, वैसा ही है। तो आपको रिजर्व्ड जो आपके पास मनी है 1/RRR इंटू क्या करना होगा, पीडी करना होगा। मतलब बेसिकली आपको करना क्या है, आपको 1/25 करना है, 25%। देखो इसने क्या लिखा है, वाणिज्यिक बैंक अपनी जमाओं का 25% ही नगद कोष में रखता है, तो 1/RRR में क्या आएगा, ये 25% आएगा। इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 200 रुपए की प्राथमिक जमाओं पर, तो 200 रुपए से इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। आप ये परसेंटेज हटाओगे तो 100/25 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 25 को काटोगे तो कितना आता है, 8 आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 800 रुपए के बराबर, सी। फिर देखो 25, 29, 25, 32, 24 और x का माध्य 27 है, तो माध्यिका का मूल्य क्या होगा। तो इसे आप माध्यिका का फॉर्मूला लगा के निकाल लेना। एनसीईआरटी में पीछे ये क्वेश्चन दे रखा है और एग्जैक्ट वही आंसर है, 26। फिर 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है। व्यक्तिगत मांग वक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। जब भी अन्य बातें समान रहने की कोई भी शर्त बदलती है तो उसी वक्र, मांग वक्र के अनुदिश गति होती है। 12th, तो पहला गलत है, क्योंकि देखो ये वाला वक्र बनता है हमारा, ऐसा वाला, तो अनुदिश गति तो इस बॉक्स के अनुरूप होती है, इसके अनुरूप थोड़ी ना हुई। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। मांग की मात्रा में परिवर्तन का तात्पर्य संपूर्ण मांग वक्र के विवर्तित होने से है, नहीं, संपूर्ण मांग वक्र के विवर्तित होने से नहीं है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे आपके गलत है। फिर चलो, हाँ, अब ये 13 नंबर क्वेश्चन स्टैट का क्वेश्चन है, बहुत डीप तक दिख गया है। अगर आपको नहीं आता था याद तो आराम से छोड़ सकते थे, क्योंकि देखो इतने सारे सब्जेक्ट है, आपको इको भी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, पबैड भी पढ़ना है, और आपको इथिक्स भी पढ़ना है। 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इतना याद नहीं रहता। और पेपर का लेवल सच में बहुत बहुत अच्छा है, बहुत टफ बनाया गया है कुछ कुछ जगहों पे। इको तो बहुत टफ बनाई गई है, पूरा 360 डिग्री के एंगल पे घुमा दिया गया है। सोशियोलॉजी में भी कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत टफ है। अब देखो, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक की प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में जनसंख्या गरीबी अनुपात 2015-16 में 24.85% से घटकर 2019-21 में कितना हो गया है। वैसे ये करंट अफेयर्स में रहा था, वहीं से उठाया 14.96% रह गया। फिर एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम या पहलों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों का 2 जीरो हंगर से संबंधित नहीं है। तो देखो, जीरो हंगर से संबंधित किसान संपदा योजना है, फसल बीमा है। अब कंफ्यूजन इन 2 जगहों पे है, और ये है कि आरपीएससी किसे मानेगी, आरपीएससी किसे मानेगी। तो कुछ दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये जो योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत,
तो दीनदयाल अंत्योदय योजना का तो सीधा संबंध नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड तो फिर भी हम मान सकते हैं अनुपजात हैं वो, तो ज्यादा सही आंसर तो थर्ड है। बाकी देखो अगर आरपीएससी चाहे तो वो किसान क्रेडिट कार्ड को भी क्या कर सकती है, आंसर मान सकती है। तो 14th बता दिया, आगे चलते हैं। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी क्वेश्चन है, बेसिक है। मानव विकास सूचकांक के आविष्कार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो सही नहीं पूछा है पहला, लॉर्ड मेघनाथ देसाई मानव विकास सूचकांक के आविष्कार से जुड़े हैं, बिल्कुल अमर्त्य सेन, महबूबुल हक और मेघनाथ देसाई, तो पहला सही है। यह 5 सामाजिक संकेतकों का एक संयुक्त सूचकांक है, 5 नहीं है, कितने हैं, 4। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि आंसर ये होगा। पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई, बिल्कुल क्या है ये स्टेटमेंट ट्रू है। मानव विकास सूचकांक के प्रत्येक आयाम का प्रदर्शन 0 और 1 के बीच के मान के रूप में व्यक्त होता है, तो ये भी सही है। तो हम पकड़ लिए हैं कि गलत कौन सा है, सेकंड ही है। चलो अब देखो हरित जीडीपी की, ये भी सिंपल है और ये आपका प्रीवियस ईयर का जो एसएसटी का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, जो पुराना पेपर पीवाईक्यू लगाते हो उसी को रिपीट किया है इन्होंने। तो हरित जीडीपी की गणना की जाती है, तो सिंपल है, पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद से पर्यावरणीय क्षरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास की लागत को घटाकर, सिंपल। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। देश के युवाओं को एक मंच पर विभिन्न रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने माय भारत पोर्टल शुरू किया है, तो ये माय भारत पोर्टल नहीं है। माय भारत पोर्टल में तो पता है क्या होता है, सारे गवर्नमेंट की वेबसाइट को एक जगह लाया गया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रोजगार एवं बेरोजगारी पर तैयार किया गया आधिकारिक डेटा है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2015-16 से नहीं 2017 से करवाया जा रहा है, तो ये भी क्या है, गलत है। अब इसने पूछा है सही नहीं, तो ए और सी आंसर होगा। अब ढूंढो ए और सी, ये रहा ए और सी, थर्ड आंसर होगा, ठीक। चलो माइकल ऑक्सफोर्ड, अब हमारे पास पॉलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसका है, पॉलिटी का है। और माइकल ऑक्सफोर्ड जो है वो एक विचारक है, वो क्या है, एक विचारक है और राजनीति विज्ञान का रूढ़िवादिता का विचारक है। कैसा है, रूढ़िवादी विचारक है। तो माइकल ऑक्सफोर्ड ये कैसा विचारक है, रूढ़िवादी है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, जो रूढ़िवादी होंगे ना वो व्यवहार परक चीजों को ज्यादा मानेंगे नहीं, उनके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है, उनके लिए तथ्य इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मूल्य जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखो 3 चीज हमेशा क्लियर रखो, जब भी आप पॉल साइंस पढ़ोगे और आप विचारक पढ़ोगे तो वो जो विचारक की मूल प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे माइकल ऑक्सफोर्ड जो है वो आपके रूढ़िवादी है, ये रूढ़िवादी होने का मतलब है कि ये मूल्यों पर जोर देंगे, इनके लिए मूल्य महत्वपूर्ण है, व्यवहार नहीं। मूल्य महत्वपूर्ण होंगे, इनके लिए परंपराएं महत्वपूर्ण होगी, परंपराएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगी और ये एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अब देखो पहला स्टेटमेंट, वह राजनीति में रूढ़िवाद, परंपरावाद एवं व्यवहार में एक रूपता, रूढ़िवादी जो होंगे उनके व्यवहार में एक रूपता होगी, वो एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं, इसीलिए रूढ़िवादी है। देखो जो इंसान रूढ़िवादी नहीं होगा ना वो मल्टी डायमेंशनल होगा, वो हर जगह पे मल्टीपल थिंग्स को क्या करेगा, सोचेगा। लेकिन जो रूढ़िवादी होगा वो एक ही बात को फॉलो करेगा, वो यूनिलिस्टिक होगा, मतलब वो एक ही चीज के बारे में बहुत बार एक ही रास्ते पर एक ही चीज के बारे में सोचेगा, वो टाइप्ड हो जाएगा। रूढ़िवादी होने का मतलब है टाइप्ड होना, जो एक ही प्रकार की चीज पे सोच रखता है, एक रूपता और निरंतर का पक्षधर है। वो कहता है व्यवहार आपका एक तरह का ही होगा और वो लंबे समय तक चलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। नवीन मूल्यों, मूल्य परक तथ्यों एवं नवीन प्रवृत्तियों को संशयात्मक दृष्टि से, बिल्कुल रूढ़िवादी जो लोग हैं वो चेंज को स्वीकार नहीं करते, तो जो भी चेंज होता है उसको वो शक की नजरों से देखते हैं। तो यहाँ पे ये शब्द सही लिखा है उन्होंने, संशयात्मक दृष्टि से। इंग्लिश को भी चेक करना, एसएसटी में इंग्लिश के जो वर्ड्स है उनको देखना चाहिए, ये मैंने आज के पेपर से देख लिया। तो यहाँ पे स्केप्टिकल व्यू लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल सही है, ये स्केप्टिकल व्यू की तरफ उसको देखता है। सेकंड सही है, वह राजनीति में मूल्यवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, बिल्कुल करेक्ट। तो देखो पॉल साइंस में जहां पर भी आप रूढ़िवादी विचारक पढ़ो वहां पे दिमाग में हमेशा 3 चीजें फिक्स कर लो, तो आपके ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्या फिक्स करना है कि अगर कोई विचारक रूढ़िवादी है
तो वो एक तरफ ही जाएगा, वो मल्टी डायमेंशनल नहीं होगा। और जो रूढ़िवादी होगा वो मूल्यों पर जोर देगा, उसको मूल्य से मतलब है। अब मूल्य माने क्या, जैसे आप एक परिवार में रहते हो और परिवार के अंदर जो बॉन्डिंग है, जो बंधुता है, परिवार के अंदर जो सहयोग है, जो प्रेम है, वो मूल्य है। तो परिवार में रहने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी है। तो जो रूढ़िवादी इंसान होगा वो कहेगा कि राजनीति में लोकतंत्र होना जरूरी है, लोकतंत्र राजनीति का एक मूल्य है, लोकतंत्र के अलावा हमें कुछ स्वीकार नहीं है। तो ये रूढ़िवादिता है। दूसरा, चेंज को वो हमेशा किंतु परंतु को नजरों से देखेगा कि चेंज करें या ना करें। तो इस कंडीशन में सही उत्तर तीनों सही है, 1 2 3 तीनों क्या है, सही है। फोर्थ, हाँ, अब राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित लियो स्ट्रॉस। अब अगेन आपके सामने एक विचारक आ गए हैं और वो कौन से हैं, लियो स्ट्रॉस। तो लियो स्ट्रॉस के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लियो स्ट्रॉस आधुनिक समय के संकट को दूर करने के लिए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की पुष्टि करते हैं। सही बात है, लियो स्ट्रॉस जो हैं वो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। स्ट्रॉस इस प्रस्थापना से सहमत नहीं है कि सभी राजनीतिक सिद्धांत प्रकृति में वैचारिक होते हैं जो किसी दिए गए सामाजिक आर्थिक हित को दर्शाते हैं, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक विचारक सामाजिक अस्तित्व में सही क्रम के सिद्धांतों को समझने की भावना से प्रेरित होते हैं। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि जो स्ट्रॉस है उनको इस चीज से सहमति नहीं है कि जितने भी राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में वैचारिक होते हैं, जितने भी विचार हैं वो सामाजिक आर्थिक हित को दर्शाते हैं। बोलते हैं जरूरी नहीं है कि हर बार सामाजिक आर्थिक हित ही हो। देखो वैसे एक राजनीतिक जीवन में हम देखते हैं जब तो सामाजिक आर्थिक हित बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये सही नहीं है, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक विचारक जो हैं वो सामाजिक अस्तित्व में सही क्रम के सिद्धांतों को समझने की भावना से प्रेरित होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। वैसे जब कभी मुझे मौका मिलेगा सेकंड ग्रेड एसएसटी समझाने का तब मैं आपको पढ़ाने का अच्छे से पढ़ाऊंगी। हाँ, राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यहाँ पे आपको स्टेट के विषय में विचार करना है कि स्टेट में क्या क्या होता है और उपयुक्त में से कौन से कथन हीगल ने जो स्टेट के बारे में बताया है उससे मैच होते हैं। तो देखो यह एक सार्वभौम परार्थवाद का रूप है, ये बात सही है और हीगल भी इसे सपोर्ट करते हैं। ये राज्य परम चैतन्य का मूर्त रूप है, बिल्कुल मूर्त रूप है, दिखता है स्टेट आपको, स्टेट जो है वो आपको क्या दिखता है। तो ये बात सही है, स्टेट इज अ कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्साइजनेस, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है आपका, करेक्ट है। राज्य स्वयं में एक साध्य है, बिल्कुल, राज्य जो है एंड है अपने आप में, किसको साधने के लिए, कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को साधने के लिए। राज्य अधिकार, आजादी और कल्याण की समेकित पूर्णता है, ये भी सही है और ये हीगल से क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फिर हाँ, अभी सेकंड ग्रेड हिंदी और फर्स्ट पेपर के लिए ऑफलाइन बैच जो है वो 14 सितंबर से शुरू होगा और ऑफलाइन बैच फर्स्ट ग्रेड के लिए भी 14 सितंबर से शुरू होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, और जो प्रेजेंट पैटर्न है जिसको मैं और अच्छे से डिक्लाइन करूंगी स्पेशली फॉर द हिंदी स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन स्पेशली फॉर द हिंदी, क्योंकि ये मतलब दूसरी बार उन्होंने रिपीट किया है कि जिस दिन हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है उस दिन जीके का पेपर बहुत टफ बनाया है। क्यों किया है इसका भी जवाब देंगे, इसके पीछे पूरी क्या कहानी है इसका भी जवाब देंगे, ताकि नेक्स्ट जब हम तैयारी करने लगे तब हमें दिमाग में ये फिक्स रहे कि हमें कितना पढ़ना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ मुझे महसूस हुई जो मैं आपको जल्द बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ कर दी है जो आपके मौजूद थे मटेरियल के अंदर पर फिर भी आपसे हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसी के आधार पर 14 सितंबर के बैच को क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम स्टूडेंट को क्या करें, सही रास्ते रखें। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके क्या कीजिए, रजिस्टर्ड हो जाइए। अब देखो जीन बोंदा, अब जीन बोंदा जो है वो एक अगेन थिंकर है और संप्रभुता के संबंध में उनके जो विचार हैं वो दिए गए हैं। तो जीन बोंदा ने संप्रभुता पे क्या कहा है हम उसको देखते हैं। तो जीन बोंदा का बुनियादी विचार है कि एक केंद्रीय प्राधिकारी के पास असीमित शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला, उसने कहा कि जो केंद्र जो भी सत्ता के केंद्र में है उसके पास असीमित अधिकार होने चाहिए। सही बोला है, अगर उसके पास असीमित अधिकार नहीं होंगे
तो बहुत सारी चीज़ों से वो डील नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री को भी कुछ जगहों पे असीमित अधिकार है। जीन बोंदा ने फ्रांस को अव्यवस्था से निकालने के लिए केंद्रीय प्राधिकारी का समर्थन किया था। बिल्कुल करेक्ट। जीन बोंदा यह स्वीकारते हैं कि एक और ईश्वर और प्रकृति के कानून है और दूसरी ओर प्रथागत कानूनों से संप्रभु की शक्ति सीमित होती है। तो वो सही कहता है कि ईश्वर और प्रकृति के कानून है और दूसरी तरफ जो जो प्रथाएं हैं, जो प्रथागत कानून है, उससे संप्रभु की शक्ति क्या होती है? सीमित होती है। तो संप्रभुता जो है वो सीमित होती है ईश्वर और प्रकृति के कानूनों से, और जो संस्थागत कानून है उससे। अब ईश्वर और प्रकृति के कानूनों से कैसे संप्रभुता की शक्ति सीमित होती है और कैसे प्रथागत कानूनों से संप्रभुता की शक्ति सीमित होती है, इसको भी जीन बोंदा क्या करते हैं? बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं कि भाई ये जगह है। जैसे मैं बता दूं आपको अभी कि अभी प्राकृतिक आपदा चल रही है, ईश्वर और प्रकृति ने न्याय कर दिया है कि आपने बिना सोचे समझे विकास किया, मेरे तटों पर मकान बनाए, उन्होंने क्या कर दिया? विध्वंस कर दिया। तो जो संप्रभुता स्टेट को थी कि मैं ये जमीन सारी मेरी है और इस जगह मैं क्या बना सकता हूँ, कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, उस अधिकार को, उस संप्रभुता के अधिकार को किसने सीमित कर दिया? ईश्वरीय आपदा ने या प्राकृतिक आपदा ने। तो ये बात जो है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। संप्रभुता को क्या करते हैं? ये सीमित करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। फिर देखो, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आलोचनात्मक विमर्श विश्लेषण विकसित किया है जिसका उद्देश्य भाषाई विश्लेषण को शक्ति और राजनीति के विश्लेषण के साथ संतुलित करना है? तो ये सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, ये एसएसटी के सिलेबस से आउट है, सिलेबस से ही आउट क्वेश्चन है ये। तो इसका वैसे आंसर जैक डेरिडा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जैक डेरिडा। और एसएसटी में ऐसा होता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ। हाँ, अब निम्नलिखित में से किसने इक्वेबिलिटी का विचार प्रस्तुत किया है? तो किसने इक्वेलिबर्टी का विचार प्रस्तुत किया है? तो ये है इटेन बेलीबार। कौन है? इटेन बेलीबार। फिर चलो, निम्नलिखित में से किस सदस्य ने भारत की संविधान सभा में उपराष्ट्रपति के पद पर चर्चा के दौरान यह संशोधन प्रस्तुत किया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के साथ ही एवं उसी तरीके से किया जाना चाहिए? तो ये जो सारी की सारी बहसें हैं संविधान सभा की, उसमें से बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बात कही थी केटी सा ने। केटी सा ने कहा था कि जैसे आप राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हो वैसे ही आप किसका निर्वाचन कर लो? उपराष्ट्रपति का। हाँ, अब ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब एकदम डीप अंदर तक जाके, है ना। वैसे हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं 145 के तहत जांच होती है या 145(1) तक, ये उसके भी अंदर में चले गए, इसीलिए एसएसटी का पेपर क्या है? टफ है। जब सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति से किसी लोक सेवा के अध्यक्ष को कदाचार के आधार पर उसके पद से हटाने की जांच करने के लिए संदर्भ प्राप्त होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस उद्देश्य की जांच की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की गई है? तो जनरली हम 145(1) तक जाते हैं और इस बार ये बहुत अंदर तक गए हैं। तो 145(1) या आप इंग्लिश के हिसाब से देखो ये, और इसका भी फर्स्ट पार्ट, ऐसे दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब दोनों आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसने शक्ति का आधार पराक्रम माना है? तो ये तो सिंपल है, शक्ति का आधार पराक्रम कौन मानता है? ट्रॉट्स्की, फर्स्ट। फिर शब्दावली, हाँ ये क्वेश्चन बहुत टफ है, 27 नंबर क्वेश्चन टफ है बहुत। शब्दावली संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 49, है ना, 49 जो आपका आर्टिकल है डीपीएसपी से रिलेटेड, उसके अंदर अंत्य स्थापित किया गया है? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? संसद द्वारा बनाई गई विधि। तो ये जो संविधान संशोधन है ये बेहद डीपीएसपी से पूछा गया, बेहद डीप का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 7वां संविधान संशोधन। फिर देखो, ये सही है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है एसएसटी सब्जेक्ट के हिसाब से। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या भाग में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अतिरिक्त
कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। मतलब ये अनुच्छेद वो होंगे जो संघीय व्यवस्था को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से शामिल है, 279A शामिल है। फर्स्ट 279A शामिल है पहला। दूसरा भाग का अध्याय 5, भाग 6 का अध्याय 5 है। अनुच्छेद 71 नहीं है, अनुच्छेद 162 है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक, तो 28 हुआ। आगे चलते हैं। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A, अब ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य कर्तव्य नहीं बताया गया है। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, गान के प्रति सम्मान, लेकिन गीत का उल्लेख ही नहीं हुआ है, ये गलत है। थर्ड, उसके आदर्शों के प्रति सम्मान, तो इतना गौर से पढ़ना होगा, गीत को भी ध्यान रखना होगा, तो वो ध्यान गौर की बात है ये। राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झ यानी कि 243I के अंतर्गत नगर पालिकाओं की वित्तीय, नहीं नगर पालिका नहीं है, नगर पालिका है 243Y में, पहला स्टेटमेंट यही रॉन्ग है। 243I पंचायत के लिए है। वित्त आयोग राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें करता है और राज्य सरकार इन सिफारिशों को संसद के समक्ष, नहीं राज्य विधानमंडल, क्या होगा, राज्य विधानमंडल। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, सही पूछा है तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही हैं। फिर आ जाओ, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में कौन से कथन सही नहीं है, पीछे देखो, नहीं है। तो संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा केवल, अब केवल वाले स्टेटमेंट मैंने हमेशा कहा है रॉन्ग जाते हैं, तो यहाँ पे केवल लोकसभा महासचिव को नहीं, ये बारी बारी से होता है, कई बार राज्यसभा का भी आ जाता है, जैसे अभी लेटेस्ट चुनाव था तब राज्यसभा का आ गया था। तो केवल लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जा सकता है, गलत। कई बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा के महासचिव को भी क्या बनाया गया है, रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के लिए, संसद के सदस्यों के लिए गुलाबी नहीं होता है, उनके लिए हरा होता है। कौन सा होता है, हरा, दो कलर होते हैं ना, हरा और गुलाबी। हरा MP के लिए होता है और गुलाबी MLA के लिए होता है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। निर्वाचकों को अपनी स्वतंत्र इच्छा और पसंद के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने या न देने की स्वतंत्रता है, इसलिए हाँ कोई विहिप जारी नहीं होता, ये स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, पहला और दूसरा गलत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि उसने गलत कथन पूछा है। अब रुको, कुछ स्टूडेंट को क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं वो वहाँ यहाँ आते हैं सॉल्व करते हुए और यहाँ तक सही सॉल्व करके लाते हैं कि फर्स्ट और सेकंड गलत है, पर साइड में लिखते नहीं है और भूल जाते हैं, तो वो यहाँ देखते हैं सही विकल्प चुनो। अब उन्हें लगता है कि थर्ड तो सही है, तो उनको ये देखो, ये थर्ड दिखता है, ये थर्ड दिखता है, तो या तो इस पे टिक हो जाता है और इस पे टिक हो जाता है, बस सिंपल यही सही विकल्प चुनने पर। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए जो सिली मिस्टेक्स है उसके लिए पहले ही यहाँ पे इसी के पास सामने ही लिख लिया करो कि सही नहीं वाला विकल्प बताना है। कौन सा विकल्प बताना है, सही नहीं वाला, तो केवल 1 और 2। फिर आओ सूची, हाँ ये मैंने अभी आपको जब सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर के लिए मैं पढ़ा रही थी तब दिया था, बताया था। अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ था, फोर्थ होगा इसमें, ए में फोर्थ, ये देखो ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण फर्स्ट 1974, बी में फर्स्ट। पंचशील घोषणा 1954 में हुई थी, सी में 3। अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश मंत्री के रूप में चीन यात्रा, तो ये हुआ था 1979 में, तो डी में 2, तो सेकंड आंसर है। कैसा आंसर है, सेकंड। आगे चलो हाँ, अभी 33 करंट से आया हुआ क्वेश्चन है भारत और मालदीव के समझौते को लेकर, और टफ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के विषय में जो है मैं इसका आंसर बताने में आपको समर्थ नहीं हूँ, बहुत जगह चेक किया पर एक जगह पे नहीं पहुँच पाए, तो मैं इसका आंसर आपको नहीं बता सकती कि क्या होगा। फिर देखो 34 मैंने अभी जो UN के कुछ क्वेश्चन कराए थे उसमें एग्जैक्ट बताया था वेबसाइट से कि ये जगह पे ये मिलता है। तो ये तो मैंने अभी लास्ट लाइव क्लास की थी, जो कि मैंने सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए की थी, क्योंकि उनके भी UN लगता है। तो लास्ट जो पॉलिटी की मैराथन ली थी उसके अंदर मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया था,
और ठीक वैसा ही यहाँ पे पूछा गया है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो किस किस जगह पे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो कौन सा युग सही ढंग से सुमेलित नहीं है, साफ दिख रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वॉशिंगटन डीसी में नहीं है, ये रोम इटली है। क्या है? रोम इटली। तो जो फर्स्ट है वही क्या है? गलत है। वीपो जिनेवा सही है, और आईको मॉन्ट्रियल कनाडा सही है, आईएमओ लंदन यूनाइटेड किंगडम सही है। फिर चलो 35 स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास और देश। तो स्लाइनेक्स में SL जो है, स्लाइनेक्स SLNX, स्लाइनेक्स श्रीलंका है, तो ये तो 3 हो जाएगा। ए में 3, अब देखो ए में 3 यहाँ पे भी है, ए में 3 यहाँ पे भी है, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। हैंड इन हैंड हम हाथ से चीन से मिलाते हैं, फर्स्ट बी में फर्स्ट, यहाँ पे भी बी में फर्स्ट। एक्वेरिन, एक्वेरिन हम मालदीव के साथ करते हैं, तो सी में 4, तो ये आंसर है आपका। और लामीत ये हमने किसके किया है? सेशल्स के साथ, तो डी में 2। फिर चलो किसने समाजशास्त्र को 2 प्रमुख भागों, क्रमबद्ध एवं सामान्य समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र में क्या किया है? विभाजित किया है। तो ये काम किसने किया है? ये किया है कार्ल मानहेम ने। फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन सोशियोलॉजी का। फिर रॉबर्ट बियरस्टर्ड, ये तो मतलब आरपीएस, अगर आपने आरपीएससी के एसएसटी के पुराने पेपर्स लगाए हैं तो आप बता सकते हो कि रॉबर्ट बियरस्टर्ड ने कौन सी पुस्तक के अंदर समाजशास्त्र की विशेषताएं बताई है? तो द सोशल ऑर्डर में। किसमें? द सोशल ऑर्डर। फिर आओ, किसने कहा समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है? कि भाई ये बात किसने कही है कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है? स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है मैकाइवर और पेज का। फिर चलो, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय शांति सेना ने, अब ये क्वेश्चन बहुत डीप तक पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा छोड़ के भी आ जाते तो कोई मतलब, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो और इतना कौन पढ़ता है इतना डीप तक जाकर? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय शांति सेना ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्य प्रारंभ किया था? तो ये 2012 का टाइम था। किसका टाइम था? 2012 का। इसलिए अगर बहुत कुछ डीप तक टफ तक जा रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको उतने क्वेश्चन आ रहे होंगे उस पेपर में भी जितने में आप स्कोर करके सिलेक्शन ले सकते हो। जो ये प्रकार का पेपर होता है ना, जिसमें वो बहुत ज्यादा डीप कट करके कुछ फैक्ट उठा के ला रहे हैं, तो वहां पे आप टेंशन मत कीजिए, अपने दिमाग की स्थिति को मत हिलाइए, जो आता है उसी को सही से कर जाइए, निश्चित आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। परिस्थितियों के भेद को संदर्भित करने के लिए प्रदत्त और अर्जित की अवधारणाओं का उपयोग किसने किया? 40 प्रदत्त और अर्जित की अवधारणाओं का उपयोग किसने किया है? 40 नंबर क्वेश्चन। आर लिंटन ने। किसने किया? आर लिंटन ने। फिर देखो, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो 41 देखो, चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन नहीं है? तो डेरेनडॉर्फ जो है वो नहीं है, आर डेरेनडॉर्फ। फिर वर्ग चेतना की अवधारणा से कौन संबंधित है? 42 तो वर्ग चेतना की अवधारणा से, अब जहां पे भी वर्ग चेतना आ जाए ना, कार्ल मार्क्स जिंदाबाद, तो ये कार्ल मार्क्स। फिर जाति की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत, ये तो सिंपल है, हम जाति के अंदर बहुत सारी सिद्धांत पढ़ते हैं, तो जो प्रजाति सिद्धांत है, जो रेशियल थ्योरी है, वो रिजले ने दी है। किसने दी है? रिजले ने। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, इसमें FH गिडिग्स जननिक समूह और लेस्टर वार्ड ऐच्छिक समूह, ये तो सही है। अब दिक्कत है फर्स्ट और सेकंड में, तो जो ज्यादा सही आंसर है, चार्ल्स एलवुड उदग्र समूह, फर्स्ट। फिर देखो, TK ओमान ने सांप्रदायिकता को के किस आयाम का सुझाव नहीं दिया था? तो सांप्रदायिकता के किस आयाम का सुझाव जो है वो TK ओमन ने नहीं दिया है? गैर कल्याणकारी, ठीक है, पृथकतावादी, पलायनवादी, आत्मसातीकरणवादी का दिया है, गैर कल्याणकारी का नहीं दिया है। हाँ, गिलिंस ने किस कारण को गरीबी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी सूचीबद्ध नहीं किया है? तो गिलिंस ने ये 2 कारण दिए थे, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? व्यक्ति की असमर्थता शामिल होती है, बिल्कुल, प्रतिकूल प्राकृतिक दशाएं भी हैं, धन का कुवितरण, मतलब आप देखो, मेरे मम्मी हमेशा एक बात बोलते हैं कि ज्यादा कमाने से गरीबी नहीं मिटती, बचाने से मिटती है। तो धन का कुवितरण बिल्कुल सही है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या नहीं है, फर्स्ट गलत है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आया है सोशियोलॉजी के अंदर, 4th। फिर चलो 48, किस दिन को विश्व एड्स दिवस के रूप में बनाया जाता है? 1 दिसंबर। सिंपल। हाँ, जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह को और अधिक लोकप्रिय बनाना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया था? तो ये द ग्रेट घुरिये ने दिया था। श्रीनिवासन नहीं, कपाड़िया नहीं, योगेंद्र सिंह नहीं, ये कौन है? जीएस घुरिये। फिर देखो किस आश्रम में, हाँ अब ये भी सिंपल है, देखो किस आश्रम में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को चुकाने की व्यवस्था होती है? तो ये गृहस्थ आश्रम है जिसमें आपको देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये तीनों ऋण चुकाने होते हैं। तो 3rd। एथिक्स भी बहुत अच्छी है, सिंपल पूछिए एथिक्स भी। किसके अनुसार धर्म क्रिया का एक, वैसे वो सोशियोलॉजी का पार्ट है, इथिक्स में भी लगता है ऋण व्यवस्था और सोशियोलॉजी में भी लगता है ऋण व्यवस्था। किसके अनुसार धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है? धर्म एक समाज शास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। ये बात किस समाज शास्त्री ने बोली है? ये आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो ये किसने बोली है? ये बोली है मेलिनोवस्की ने। अब देखो मैं तो आपको सॉल्यूशन करा रही हूँ तो जल्दी से आंसर बता रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात ये थी कि जब आप खुद पेपर सॉल्व कर रहे होते हो उस समय की परिस्थितियाँ बहुत विकट होती है, उस समय दिमाग बहुत अलग चलता है। तो ये बाहर बैठकर कहना आसान है कि इसका आंसर तो सिंपल है, ये होगा, लेकिन उस परिस्थिति में बैठकर उत्तर निकालना बहुत मुश्किल होता है। इतना डाटा होता है, इतना घूम रहा होता है, और उससे सही चीज़ निकाल कर लाना क्या होता है सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी तो हम बिना प्रेशर की कंडीशन में इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम आंसर बता पा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसको वहां बैठ के सॉल्यूशन किया है उनको हेड्स ऑफ है, क्योंकि ये पेपर सच में बहुत बहुत क्या बनाया गया है, अजीब सा बनाया गया है। अब देखो 52, पीएन प्रभु के अनुसार हमें फर्स्ट और सेकंड सूची को मिलाना है। तो धर्म का मतलब क्या है? नैतिकता है। अर्थ का मतलब क्या है? संपदा। काम का मतलब क्या है? इच्छा। और मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति। तो 3 2 1 4 ये रहा 3rd। ठीक, चलो फिर देखो किस वर्ण को ट्वाइस बॉन्ड द्विज नहीं माना है? शूद्रों को द्विज नहीं मानते, इसलिए उनका कभी भी जनेऊ संस्कार नहीं होता। ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार होता है, क्षत्रियों का होता है, कुछ जगहों पर वैश्य का भी देखा गया है, लेकिन शूद्र का कभी भी जनेऊ संस्कार नहीं होता क्योंकि उन्हें द्विज नहीं माना जाता। फिर देखो 54, किसने परिभाषित किया कि परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण की व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त रूप में निश्चित और स्थायी यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है? ये बात किसने बोली है? तो ये अगेन मैकाइवर और पेज ने बोली है। फिर लोक प्रशासन, अब ये देखो पबड़ एकदम सिंपल है, क्या और कैसे, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं अपन, 11th-12th में पढ़ लेते हैं कि किसने क्या और कैसे कहा है। तो ये डिमॉक है। कौन है? डिमॉक। 11th-12th की बुक में भी दिया हुआ है, और जब आप बीए फर्स्ट ईयर में पबेड लेते हो तब भी वो जो बुक लगती है फड़िया की, उसमें भी दिया हुआ है। पहली चीज ये आती है। हाँ, ये लोकस और फोकस भी उसके साथ ही डेफिनेशन में आता है प्रकृति के लिए। लोकस और फोकस के सिद्धांत की जो वो किसने की थी? वो कोलंबियस की है। कोलंबियस की आगे भी पढ़ेंगे अपन, सिलेबस में आगे भी आता है कोलंबियस की। फिर देखो ये किसने परिभाषित किया कि विवाह स्त्रियों और पुरुषों को पारंपरिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है, जो कि अभी क्या है, ढह रही है थोड़ी। तो ये कहा है ई बोगार्डस ने। फिर प्रशासन का कार्यों को पूरा करना है निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति। जहां पे भी ये आ जाए ना कि जो एकदम फिक्स टारगेट है उनको पूरा करना है, वहां पे मैनेजरियल अप्रोच काम करती है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण काम करता है, वहां पे मैनेजमेंट काम करता है। तो 4th आंसर होगा। ठीक, चलो मैक्स वेबर ने कितने प्राधिकार बताए हैं? 3 प्राधिकार बताए हैं, पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी और तार्किक, जिसमें सबसे वैलिड कानूनी और तार्किक है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के प्राधिकार के कितने प्रकार बताए हैं? 3। फिर चलो गैंग प्लांग। गैंग प्लांग तो आपको पता है जो आपका वो पद सोपान है, जो पद सोपान है, ये आरएस मेंस में आया था 10 नंबर में, 2023 में मैंने दिया था, तब खुशी हुई बहुत। गैंग प्लांग जो है वो पद सोपान को तोड़ने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए हेनरी फेयोल ने दिया था ये। 2nd फॉर्मूलाज भी है इसके अंदर। मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 3rd के अनुसार सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय की कमी को दूर करने के लिए कौन सी संकल्पना, तो अंतर संचालनीय व्यवस्था जो है वो शुरू की गई थी। 2nd। फिर आ जाओ
फेयोल द्वारा जो POCCC है उसमें तीसरा C बोला है, तो P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, C फॉर कमांड, फिर C फॉर क्या है, कोऑर्डिनेट। इस C का मतलब है कंट्रोल। क्या है, कंट्रोल। तो सही आंसर क्या होगा, सेकंड। पॉक बोलते हैं इसको, पॉक। हाँ, अभिप्रेरणा ERG विचारधारा किसके द्वारा दी गई है, तो अभिप्रेरणा की ERG क्लेटन एल्डरफर के द्वारा, क्लेटन एल्डरफर, ERG थ्योरी। फिर देखो निम्नांकित में से वर्क एंड मोटिवेशन पुस्तक के लेखक कौन है। अगेन अभिप्रेरणा में से ये क्वेश्चन है, तो वर्क एंड मोटिवेशन के हैं विक्टर H व्रुम। थर्ड, फिर निम्नलिखित में से नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारित करने वाले कारक है। कार्य है, व्यक्तित्व है, समय है, स्थान है, सारे हैं। 1 2 3 4 ऑल। फिर हर्बर्ट ए साइमन ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल नहीं किया, तो देखो उनके पास बौद्धिक क्रिया है, चयन प्रक्रिया है, शोध प्रक्रिया भी है, लेकिन अभिकल्प प्रक्रिया जो है, अभिकल्प, अभी हर्बर्ट साइमन का जो निर्णय निर्माण का मॉडल है ना, हाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, शोध प्रक्रिया नहीं है उसमें, अभिकल्प मतलब आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, शोध नहीं है उसके अंदर। क्या शामिल नहीं है, शोध। तो चयन बौद्धिक अभिकल्प है, शोध प्रक्रिया नहीं है। फिर संचार के किस प्रतिमान में पहली बार शोर की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, तो जो संचार मॉडल है उसमें पहली बार किसने शोर की अवधारणा को प्रस्तुत किया, तो यह है शैनन वीवर प्रतिमान। थर्ड, फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य क्षेत्र प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदों में सम्मिलित नहीं था। 68, तो 68 के अनुसार रेलवे है, डाक है, जीवन बीमा है, लेकिन उच्च शिक्षा नहीं थी शामिल। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा JB वॉटसन द्वारा प्रबंधन और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या हेतु बनाए गए 7S में शामिल नहीं है। तो देखो 7S में स्ट्रैटेजी है, स्टाइल है, स्किल्स है, लेकिन सिलेक्शन नहीं है। तो देखो एक तो हो गया 7S में स्ट्रैटेजी, एक हो गया स्टाइल, एक हो गया तीसरा हो गया स्किल, तीसरा हो गया स्किल, चौथा है स्ट्रक्चर। चौथा कौन सा आता है इसके अंदर, स्ट्रक्चर इसके अंदर आता है, स्टाफ इसके अंदर आता है, सबऑर्डिनेटिंग गोल्स इसमें आता है, और सिस्टम भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। तो सिस्टम, सबऑर्डिनेट गोल्स, स्टाफ और स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, स्टाइल और स्किल, लेकिन चयन नहीं है, सिलेक्शन नहीं है। फिर देखो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने किस प्रतिवेदन में ई गवर्नेंस की अवधारणा, संरचना तथा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के साथ ज्ञान प्रबंधन का विषय विवेचन किया है। तो ये प्रशासनिक सुधार वाले सेक्शन से आया है, और पता था कि ई गवर्नेंस अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो ये पूछेंगे। ये 11वां प्रतिवेदन है, तो जो करंट सिनेरियो चल रहा होता है उससे रिलेटेड ये हम सोच रहे थे कि ये पूछ लेगा। फिर देखो RTI अधिनियम की कौन सी धारा सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा स्वतः प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाती है, तो धारा 141B। थर्ड, फिर देखो 72 प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने किस रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी, तो ये रहा देखो नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्या पर रिपोर्ट। कॉमन सेंस से भी आप पता कर सकते हो। फिर देखो लोकपाल, अब अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है। लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति सर्वप्रथम किसने की थी, फर्स्ट ARC ने की थी। थर्ड, फिर चलो रित, हाँ अब इथिक्स के क्वेश्चन है। रित शाश्वत है, सार्वभौमिक है, अलंघनीय है, लेकिन वैधानिक नियम नहीं है। फोर्थ, और ऋतस्य गोपा जो है वो वरुण है। फिर ऋण त्रय की प्राचीन अवधारणा, ऋण ऐच्छिक नहीं होते, ऋण करना ही होता है, इसमें इच्छा नहीं चलती, करना ही होता है, पहला गलत है। ऋण शोधन संभव नहीं है, ऋण शोधन संभव है। ऋण निश्चित कर्तव्य पे लागू होते हैं, करेक्ट, सही है। ऋणी द्वारा ऋण न चुकाए जाने पर विधिक कार्रवाई संभव है, नहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ऋण त्रय में। तो अपर ब्रह्म है, जो भगवान है वो कैसे हैं, वो निर्गुण है, वो निराकार है। तो सेकंड, तो अपर ब्रह्म जो है वो क्या है, निर्गुण है। जो ईश्वर, जो ब्रह्म तत्व है पूरे के पूरे संसार में, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई गुण नहीं। तो आपने कभी वो सुना है रुद्राष्टकम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम,
तो भगवान जो है, जो ब्रह्म रूप है, वो बिल्कुल क्या है, निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है। तो उस रुद्राष्टकम में आता है कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण है। गीता के निष्काम कर्म कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म फल की इच्छा का हमें क्या करना है, त्याग करना है। थर्ड, फिर चलो ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक नासदीय सूक्त, हम इतना हिस्ट्री में पढ़ते हैं, नासदीय सूक्त कहाँ है, वेदों के अंदर है, उसमें भी ऋग्वेद में। निर्वाण की प्राप्ति में बौद्धों के अष्टांग मार्ग में क्या सम्मिलित नहीं है, देखो शील प्रज्ञा समाधि है, भक्ति नहीं है। क्या नहीं है, भक्ति नहीं है। फिर देखो गांधी दर्शन के बारे में क्या सही है, तो गांधी ने भारतीय चिंतन में सत्य की अवधारणा का परिचय कराया। नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कराया, केवल गांधी ही अहिंसा का व्यवहार करते थे, गलत। जो सही है वो कंप्लीटली जो सही है वो यही है, अहिंसा सत्याग्रह की पूर्व मान्यता है। जो व्यक्ति सत्याग्रही होगा वही अहिंसा को फॉलो कर पाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सही है 80 के अंदर वो यही है, थर्ड। फिर सुकरात की पद्धति, सुकरात की पद्धति थी क्वेश्चनिंग वाली, वो प्रश्न पूछता था। तो बेसिकली इसने पूछा है, मुख्यतः निर्भर करती है तो द्वंदात्मक प्रश्न प्रणाली पर। जहां पे हमको सबसे ज्यादा तकलीफ आती है उस पर क्वेश्चन पूछ पूछ के वो क्या करता था, प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता था। जैन दर्शन के अनुसार कर्म पुद्गल आत्मा की ओर प्रवाहित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इजी आश्रव बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, आश्रव। अभी रीट में भी पढ़ाया है मैंने, रीट मेंस एसएसटी में भी। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने सुख कलन का सिद्धांत दिया है, तो ये सारे हीडोनिज्म वालों में जो सुख कलन का सिद्धांत, जो कहते हैं कि हम सुख को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो सुख कलन का सिद्धांत जो है वो दिया है बेंथम ने। फिर देखो गुणात्मक उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पे हमें क्वालिटेटिव यूटिलिरिज्म पूछा जा रहा है, तो सीधा मिल। कौन होगा आंसर, जेएस मिल। फिर चलो कांट के अनुसार जो नैतिकता की पूर्व मान्यताएं हैं 3, उसमें से कौन सी नहीं है, तो ईश्वर का अस्तित्व है, आत्मा की अमरता है, संकल्प की स्वतंत्रता है, लेकिन मनुष्य की भावनात्मक प्रकृति नहीं है। क्या नहीं है, मनुष्य की भावनात्मक प्रकृति नहीं है, सेकंड। फिर चलो संकल्प की स्वतंत्रता इससे असंगत है, तो देखो संकल्प की स्वतंत्रता क्या है कि मुझे एसएसटी से टीचर बनना है, ये मेरी इच्छा है, तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्म करूंगा, तो कर्म करने की क्षमता है। ज्ञान और उद्देश्य है, विकल्पों की उपस्थिति है, लेकिन भाग्यवाद नहीं है ये, फोर्थ। फिर संदेह विधि से संबंधित है, तो संदेह विधि से कौन सा जो आपका विचारक है वो है इथिक्स का, तो वो देकार्त है, देकार्त संदेह विधि से है। बौद्धिक कर्म जो है उससे कौन संबंधित है, तो बौद्धिक कर्म से तो पता ही है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये किसने कहा था, सुकरात ने कहा था। तो बौद्धिक कर्म से संबंधित व्यक्ति कौन है, सुकरात। फिर सभी मनुष्यों की नित्य निष्क्रिय अचल एवं अपरिवर्तनीय आत्मा क्या है, ब्रह्म है। क्या है, ब्रह्म। हमारे सबके अंदर ब्रह्म का एक स्वरूप है। नीचे सामाजिक हाँ, अब ये साइको का क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगी, तो 90 नंबर जो आपका शिक्षण विधियों का क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ए और बी दोनों सत्य है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। शिक्षण विधियों में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूं, तो इसका सही आंसर मैंने बता दिया है आपको, फर्स्ट। हाँ, तो अब 91 नंबर क्वेश्चन देखो, दंड के प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो जो दंड का प्रतिरोधात्मक जो सिद्धांत है उसका मुख्य लक्ष्य एक ही होता है, अपराधी और अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से हतोत्साहित करना, मतलब उन्हें रोकना। दंड देने से हम उनके अपराध करने की प्रवृत्ति को क्या करते हैं, हतोत्साहित, रोकते हैं उसको, यही मुख्य उद्देश्य होता है, तो थर्ड सही है। प्रतिशोध लेना नहीं होता, अपराधी का पुनर्वास नहीं होता, अपराधी को सुधारना नहीं होता, बस अपराध की भावनाओं को हतोत्साहित करना होता है। 92 देखो, हाँ अब 92 जो है सामाजिक विज्ञान के साइको से क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों से है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान विषय में सह संबंध के महत्व के बारे में सही नहीं है, तो ये जो 92 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा सेकंड, यह ज्ञान के विखंडन का बोध कराता है। चूंकि मैं शिक्षण विद्या नहीं पढ़ाती तो यहाँ पे मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगी। यदि एक शिक्षक उपभोग
उपभोक्त जागरूकता विषय को अर्थशास्त्र, गणित और भाषा की अवधारणाओं से जोड़कर पढ़ाता है तो वह सहसंबंध का कौन सा उपागम लागू कर रहा है? तो ये तो पता चल रहा है वो जोड़कर पढ़ा रहा है, यानी कि इंटर सब मतलब अंतर विषयक है। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में 94 देखो, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवधारणा बन रही है। ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य की पूर्ति हुई है? 94, तो 94 है आग्रहण। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या विधि का एक लाभ नहीं है? 95, तो कौन सा लाभ नहीं है? तो सेकंड, इसमें बहुत अधिक संदर्भ सामग्री, पुस्तकालय, संग्रहालय तथा विभिन्न प्रकार के सूचना केंद्रों की आवश्यकता होती है। ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के विभिन्न रूपों में से औपचारिक वर्ग योजना की निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो 96 का सही आंसर क्या होगा? ए एवं बी, फर्स्ट। फिर चलो 97, एडगर डेल के अनुभव का शंकु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में सही है? तो 97 का सही आंसर क्या होगा आपका? तो 97 का सही आंसर होगा अवास्तविक अनुभव नाटकीय अनुभव से अधिक प्रभावी है। अवास्तविक अनुभव नाटकीय अनुभव से अधिक प्रभावी है। तो एडगर डेल के अनुसार अनुभव का शंकु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में सही है? तो थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि शिक्षण विधि में नहीं पढ़ाती हूँ। फिर देखो, एक अध्यापक सरकारी निकायों के आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने की योजना बना रहा है, उसे अनुदेशन सहायक सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से चार्ट के कौन से प्रकार का उपयोग करना चाहिए? तो 98 का सही आंसर है संगठनात्मक, सेकंड। फिर देखो, जब एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक विद्यार्थियों से प्रदूषण नियंत्रण के समाधान खोजने के लिए कहता है, जो विद्यार्थी सुझाव देते हैं और शिक्षक श्याम पट पर सूची बनाता जाता है। फिर प्रदूषण नियंत्रण के महत्व पर जोर देते हुए सभी तर्कों का सारांश देता है। इस केस में शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदूषण नियंत्रण पाठ को पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली यह विधि कौन सी है? 99, तो 99 का सही आंसर क्या है आपका? विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय समझ और विश्व बंधुता की समझ विकसित करने में सहायता करने के लिए, तो थर्ड सही आंसर है। 99 का, अच्छा सॉरी 99, जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विधियों से प्रदूषण नियंत्रण के समाधान खोजने के लिए कहता है, तो जो विद्यार्थी सुझाव देते हैं और शिक्षक श्याम पट पर सूची बनाता जाता है। फिर प्रदूषण नियंत्रण के महत्व पर जोर देते हुए सभी तर्कों का सारांश देता है। इस केस में शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदूषण नियंत्रण पाठ को पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली यह विधि कौन सी है? ब्रेन स्टॉर्मिंग है, सेकंड। साइको के क्वेश्चन की लाइनें इतनी जबरदस्त है कि क्या ही कहें। 100 नंबर क्वेश्चन देखो, तो सामाजिक विज्ञान शिक्षक में मानवीय गुणों की आवश्यकता क्यों होती है? कि जो सोशल साइंस पढ़ाता है, एसएसटी पढ़ाता है, उसमें मानवीय गुण क्यों चाहिए? तो सिंपल है भाई, विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय समझ और विश्व बंधुता की समझ विकसित करने के लिए, और ये बहुत जरूरी है। फिर देखो, हाँ अब देखो ये सिंपल है, ग्लोब क्या होता है? तो भूमि के भागों की उचित स्थिति दर्शाता है, सेकंड। मॉडल क्या होता है? बड़ी वस्तु को छोटे आकार में दर्शाता है, हाँ थर्ड। तो ए में सेकंड, ये रहा एक ही जगह है, बी में थर्ड। वृत्त आरेख क्या होते हैं? तो ये संपूर्ण वस्तु के घटक भाग को दर्शाते हैं, फोर्थ। कालानुक्रम क्या होता है? घटनाओं के साथ समय को दर्शाना, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ठीक, चलो फिर देखो, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 द्वारा किस कथन की अनुशंसा नहीं की गई है? ये बताना है आपको 102 के अंदर। ये भी शिक्षण विधियों का ही क्या है क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर देखो दिख ही रहा है। अब ये कितना ऑड है, विश्व के इतिहास के स्थान पर भारत के ही समृद्ध विविध अतीत को पढ़ाया जाना। अब आप देखो, आपको विश्व का इतिहास पढ़ाया जाता है 9th 10th में ही लग जाता है, फिर 11th में पॉल साइंस के साथ और आता है, तो सेकंड नहीं है सही। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की इकाई योजना का एक घटक नहीं है? तो इकाई योजना का जो एक घटक नहीं है वो है प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण, सेकंड।
104 सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा भूतकाल और वर्तमान के साथ सहसंबंधित होनी चाहिए, जो बच्चों को अपने पर्यावरण को समझने में समर्थ बनाएगी। पाठ्य चर्चा निर्माण का यह सिद्धांत प्रत्यक्षतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? एकीकरण से, फर्स्ट। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है? 106। तो इसका आंसर शायद मैंने क्या कर दिया, नहीं सही लगाया है 106, 104। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन गायब कर दिया इन लोगों ने, है ना? हाँ, 105 नंबर क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिया है? हटा दिया है। देखो टाइपिंग की एरर हो गई है लगता है, आगे आ जाएगा नहीं तो। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है? तो ये है एक्स्ट्रा, उपयुक्त नहीं है, ये है प्रत्याभिज्ञान प्रश्न। हाँ, एक क्वेश्चन गायब हो गया है, 105 है ना, सीक्वेंस में नहीं है, 104 है, उसके बाद सीधा 106 है, तो 105 शायद टाइपिंग में रह गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इकाई योजना के संबंध में सही नहीं है? अब देखो, ये भी आपका शिक्षण विधियों का क्वेश्चन है और इसने सही नहीं पूछा है, तो जो इसके अंदर सही नहीं है वो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड सही है, थर्ड भी रॉन्ग है और फोर्थ भी रॉन्ग है। तो बेसिकली आपका ACD जो है, सेकंड जो है वो आंसर होगा। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन अभिकल्प में नील पत्र अनुप्रयोग का एक उदाहरण है? ब्लूप्रिंट का क्या है? एक एग्जाम्पल है। तो ये तो सिंपल है, प्रत्येक प्रश्न को शिक्षण उद्देश्यों और विषय वस्तु से जोड़ना, फोर्थ। हाँ, मैं साइड में इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं तो आपको कंप्लीट लाइन दिखे। परीक्षण पदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ, परीक्षण पदों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर सही फर्स्ट है, विश्वसनीयता सूचकांक का अनुमान लगाना निबंधात्मक प्रकार के परीक्षणों में कठिन है, फर्स्ट सही है। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि भावात्मक उद्देश्यों के मूल्यांकनों के लिए उपयुक्त नहीं है? 110। तो प्रायोगिक परीक्षा जो है वो उपयुक्त नहीं है, भावात्मक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, इसके लिए अच्छी नहीं है ये। फिर देखो 111, हाँ अब हिस्ट्री के क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? देखो ये तो दिख रहा है, वैदिक धर्म का केंद्र प्राकृतिक शक्तियां हैं, बिल्कुल। वैदिक धर्म में बहुदेववाद भी है और एक देववाद भी है, दोनों है। वरुण नैतिकता का पोषक है, ऋतस्य गोपा है। पुरंदर वैदिक देवता नहीं है भाई, है, गलत है। पुरंदर यानी कि इंद्र, तो वो तो है फोर्थ सही नहीं है। फिर देखो, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा तथ्य असत्य है? गौतम बुद्ध को संबोधि में प्रतीत्य संपुत्पाद के सिद्धांत का ज्ञान हुआ, करेक्ट। महात्मा बुद्ध उरुवेला से सर्वप्रथम ऋषि पत्तन आए थे, हाँ ये भी सही है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उरुवेला में प्रथम बार, गलत। सारनाथ में पहली बार, सारनाथ में पहली बार दुख एवं दुख के कारण तथा उनके समाधान से संबंधित उपदेश दिया था, सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। इसने असत्य पूछा है, थर्ड असत्य है। धर्म चक्र परिवर्तन ब्राह्मण सन्यासियों को दिए गए उपदेश को कहा जाता है, बिल्कुल। वो 5 ब्राह्मण थे जो छोड़ के चले गए थे, उन्हीं को दिया था, तो फोर्थ सही है। फिर आ जाओ अगला, निम्नलिखित में से लकड़ी की पेटी में रखकर दफनाया गया शव किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? सिंधु से क्वेश्चन है, तो लकड़ी की पेटी में रखकर जो दफनाया गया है वो हड़प्पा से मिला है आपको। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। फिर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक का प्रधानमंत्री अग्र अमात्य कौन था? तो ये राधा गुप्त थे। कौन थे? राधा गुप्त। सिंपल क्वेश्चन अशोक से। अमरावती स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और जो सही विकल्प है उसे चुनिए। तो 115 में पहला स्टेटमेंट क्या है? स्तूप में आयक स्तंभ लगाए गए हैं। अगर आपने फोटोग्राफ भी देखी है ना तो आप समझ जाओगे। तो हाँ, आयक स्तंभ लगाए गए हैं। स्तूप गुंबद संगमरमर से अलंकृत है, गलत। फर्स्ट सही है, केवल ए सही है। और हमें पूछा भी यही है कि आपको सही विकल्प बताना है। फिर देखो, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन से ग्रंथ जातक स्कंद में नहीं है? तो अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है ना कि वराहमिहिर के 3 है, वृहद जातक है, वृहद संहिता है, वृहद विवाह पट्टल है, लेकिन वृहद यात्रा जैसा कोई वराहमिहिर का नहीं है काम, तो फोर्थ क्या है? सही है।
फिर देखो जैन धर्म में बौद्धिक सहिष्णुता, अब देखो ये मैंने रीट मेंस एसएसटी में भी पढ़ाई है। बौद्धिक सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब क्या है? हर चीज को स्वीकार करो, हर चीज के हर पक्ष को स्वीकार करो, है ना, हर पहलू को स्वीकार करो। यानी कि कौन सा वाद हुआ? अनेकांतवाद। मैं भी सही हो सकती हूँ, आप भी सही हो सकते हैं, लड़ाई की कोई बात नहीं। तो यही शादवाद या अनेकांतवाद है। तो यहाँ पे डीपर मीनिंग पकड़ना था कि वो किसकी बात कर रहा है? अनेकांतवाद की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत गलत युग्म है? तो काबुली मस्जिद, पानीपत सही है, तुर्की सुल्ताना, फतेहपुर सीकरी सही है, नगीना आगरा का किला है, नौलखा महल इलाहाबाद नहीं है, यही गलत है, फोर्थ, ये गलत है। फिर चलो, हाँ अभी सूरत की दूसरी लूट, ये मराठों से क्वेश्चन आया है, सूरत की दूसरी, और बहुत गजब का फैक्ट पूछा है। क्या पूछा है? बहुत ही गजब का फैक्ट। तो देखो सूरत की दूसरी लूट ये हुई है अक्टूबर 1660 में। तो ए में फर्स्ट होगा, देखो ये रहा, ए में फर्स्ट यहाँ पे भी है, ए में फर्स्ट यहाँ पे भी है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। फिर देखो पन्हाला पर अधिकार, तो उन्होंने पन्हाला पर अधिकार कब किया था? मार्च 1673 में, बी में थर्ड, पर ये आंसर नहीं होगा, आंसर फर्स्ट है। शिवाजी को पोंडा का समर्पण, तो ये होता है मई 1675 में, फोर्थ। और सत्तारा की विजय जो कि याद रखनी जरूरी होती है, वो है नवंबर 1675। तो फर्स्ट आंसर सही है। और बहुत मराठों में, शिवाजी में अंदर जाके इन्होंने ये क्वेश्चन फैक्ट का पूछा है। फिर देखो चैतन्य के जीवन एवं दार्शनिक विचारों का उल्लेख करने वाले चैतन्य चरितामृत काव्य के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन डाउट क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर नहीं बता सकती आपको, डाउट है इसमें कि ये क्या है, ये डिलीट भी हो सकता है, इसका सही आंसर मैं नहीं बता सकती। फिर देखो कांग्रेस के ने प्रथम बार स्वशासन की मांग को अपने प्रस्ताव में किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया था? तो ये तो रेगुलर क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया का, तो किस में किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, फर्स्ट। फिर चलो आगे, निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन का भाग नहीं था? तो असहयोग आंदोलन का भाग कौन सा नहीं था, ये बताना है। देखो कोर्ट का बहिष्कार करना बिल्कुल था, विदेशी कपड़ों पर वस्तुओं पर बहिष्कार था, नमक कर के भुगतान के लिए तो हमने अलग से आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा। तो ये सारे हैं, ये नहीं है, असहयोग का भाग ये नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? थर्ड। फिर 1857 की क्रांति में अवध से संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मतलब आपको अवध के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक, तो देखो लखनऊ स्थित चिन्हुट के युद्ध में अंग्रेज विद्रोहियों से पराजित हुए थे, सही बात है। लखनऊ रेजिडेंसी के निकट हैरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी, ये भी सही है। नवंबर 1857 में भारत में कंपनी सेना का मुख्य सेनापति जेम्स आउटरम, नहीं भाई जेम्स आउटरम नहीं था, यही गलत है। जेम्स आउटरम की तो कमिटी बनाई थी उन्होंने। हाँ, कानपुर से लखनऊ आई अंग्रेज सेना के हेवलॉक की मृत्यु हो गई थी, ये भी सही है। फिर देखो चटगांव आर्मर रोड से कौन संबंधित है? वो चटगांव वाली रेड थी, दो, प्रीतिलता वाडेकर और बीना दास। तो फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं है कहीं, 124। ये क्या क्वेश्चन फिर से एक गायब कर दिया लगता है इन्होंने। हाँ 124 नंबर क्वेश्चन, ये 125 नंबर क्वेश्चन है। बीना दास नहीं है, ये कल्पना दत्त है, ये ऑप्शन भी, हाँ फर्स्ट एंड थर्ड है। और ये क्वेश्चन नंबर 125 है, 124 नंबर क्वेश्चन इन्होंने आउट कर दिया है फिर से, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। बीना प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्ता ने चटगांव आर्मरी रेड में सहायता की थी। हाँ सही हूँ मैं बिल्कुल। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन गायब कर दिए, एक 105 नंबर क्वेश्चन और एक 124 नंबर क्वेश्चन। और जो 124 नंबर क्वेश्चन था वो बाघा जतिन दास पे आया था, जो भूख हड़ताल से गुजरे थे, और वो इन्होंने गायब कर दिया टाइपिस्ट ने। 125 सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध, तो ये तो सही है, नमक पर ब्रिटिश विरोध था। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी आकर्षित किया गया था। पहली गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर, बिल्कुल बेशक बड़ी मात्रा में महिलाएं, पूंजीवती वर्ग और उद्योगपति सविनय अवज्ञा में शामिल हुए, नहीं हुए वाला स्टेटमेंट गलत है, वो हुए थे। तो सही पूछा है तो ए बी सी तीनों सही है, थर्ड। अब आ जाओ 126,
अभी 125 और 126 सेम है, मतलब एक क्वेश्चन और गायब कर दिया गया है। ठीक है, 125 और 126 सेम है, तो ये फिर गया क्वेश्चन एक और, 127 नंबर क्वेश्चन इन्होंने गायब कर दिया है। हाँ, अमेरिका में बोस्टन हत्याकांड निम्न में से किस अधिनियम के विरोध प्रदर्शन के तौर पर घटित हुआ है? तो ये है टाउन शेड अधिनियम। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं बोस्टन हत्याकांड, टाउन शेड एक्ट। निम्न में से किसके नेतृत्व में मार्च 1917 में रूस में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई है? तो किसके रूप में की गई है? तो ये है जॉर्ज लवोव, जॉर्जी लवोव फर्स्ट। फिर नक्षत्र दिवस में लगने वाला समय है, तो नक्षत्र दिवस में लगने वाला समय जो है वो सिंपल है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ज्योग्राफी इजी है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1942 गलत है। 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, पहला स्टेटमेंट गलत है। सुभाष चंद्र बोस की भारतीय सेना ने मोइरंग में तिरंगा झंडा फहराया था, ये सही है, तो इसने सही पूछा है, तो केवल बी सही है, ओनली बी करेक्ट। फिर देखो भूकंपीय तरंगे। अब देखो भूकंपीय तरंगों में पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये PNSN होता है जिसका सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे सिर्फ P और S लिखा हुआ है, बाकी ये दोनों B और C क्या है, सही है, तो B और C क्या है, करेक्ट। हाँ, अभी देखो भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, बिल्कुल सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है, और आपको सही कूट पकड़ना है। सभी अक्षांशों की लंबाई ध्रुवों की ओर घटती है, तो देखो लंबाई तो बिल्कुल घटती है ध्रुवों की ओर, ये तो बात सही है। ये देखो लंबाई क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन दूरियां जो हैं वो आंशिक रूप से बढ़ती है, लगभग तो समान रहती है लेकिन आंशिक रूप से बढ़ती है, तो सिर्फ दूरियों की वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जा रहा है। अक्षांश देशांतरों को समकोण पे काटते हैं, बिल्कुल ये देखिए समकोण पर काटते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो कि नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आर्कटिक, और नीचे वाले को बोलते हैं अंटार्कटिक। तो डी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट। तो जो सही है वो है ACD फोर्थ। हाँ, अब देखो किलिमंजारो किस प्रकार के ज्वालामुखी है? तो किलिमंजारो तो सिंपल है, कैसा है, डोरमेंट है ये। डोरमेंट यानी कि ये कैसा है, शांत है एकदम, सही, सॉरी डोरमेंट नहीं, शांत। शांत ज्वालामुखी है, शांत। कैसा ज्वालामुखी है, शांत। एक्सटिंक्ट है, डोरमेंट नहीं है, एक्सटिंक्ट है, शांत ज्वालामुखी है। ठीक, फिर देखो वॉल एनल विकिरण प्लेट पेटी जो है वो बहुत डीप तक का क्वेश्चन है। ये आपके बहिर्मंडल के ऊपर जो चुंबकीय वाला क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र शुरू होता है उसमें होता है, बहिर्मंडल तथा चुंबकीय मंडल में पाई जाती है वॉन एलन विकिरणीय पेटी। ठीक, फिर देखो मध्य, ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, और इसका आंसर बताना बड़ा 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 मुश्किल है। और अगर जो लोकेशन देखी है, क्योंकि इसने क्या पूछा है, मध्य महासागरीय कटक की निम्नलिखित चुंबकीय पट्टियों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बहुत किताबें खंगालने के बाद भी जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कॉन्ट्रो है कि भाई कैसा होगा। तो मैं तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करवाऊंगी, लेफ्ट। फिर आ जाओ 136। 136 अपना रेगुलर क्वेश्चन है, बर्फ के उन छोटे छोटे कणों को जो पिघलते हैं तथा नीचे जाते समय पुनः जम जाते हैं उनके लिए शब्द है सहिमवृष्टि। ठीक, फिर चलो कौन से कारक जो है गल्फ स्ट्रीम को कैप हैटरस के पास पूर्व की ओर धकेल देता है? तो वो कौन से कारक हैं जो गल्फ स्ट्रीम को कैप हैटरस के पास पूर्व की ओर धकेलता है? तो पछुआ पवने हैं, पृथ्वी का घूर्णन है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, तो A और B करेक्ट है, फोर्थ। फिर देखो अर्ध दैनिक ज्वार की पुनरावृत्ति का अंतराल है 138।
12 घंटे 26 मिनट। थर्ड। फिर 139, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ठीक है, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। बिल्कुल प्रभावित करता है, सही बात है। कोरियोलिसिस बल के प्रभाव में पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तरफ, बिल्कुल नॉर्थ में राइट की तरफ NR याद रखना चाहिए, और साउथ में SL लेफ्ट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट सही है। कोरियोलिसिस बल जो है अक्षांशों के कोण के अनुपात में बढ़ता है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाओगे बढ़ेगा। भूमध्य रेखा पर 0 होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों की दिशा उतनी कम विक्षेपित होगी। गलत, जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों में विक्षेपण उतना ज्यादा आएगा। तो ABC सही है, फर्स्ट। अब देखो, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग या क्षेत्र में वर्षा की परिवर्तता सबसे कम है? तो इसको ऐसे सोचो, जहां ज्यादा बारिश होती है वहां कम होगी। तो ज्यादा बारिश दिए गए 4 ऑप्शन में नागालैंड और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में होती है। लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में ये मैक्सिमम होगी क्योंकि वहां बारिश कम होती है। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है? सतलज गंगा मैदान है, पंजाब और यूपी में वहां होता है, आंध्र प्रदेश और कृष्णा में होता है, महाराष्ट्र तमिलनाडु में होता है, लेकिन महानदी घाटी में नहीं होता। सेकंड करेक्ट है। फिर देखो, भारत में 70 से 200 सेंटीमीटर, देखो 200 सेंटीमीटर से तो ऊपर जाने पर हमेशा कौन से वन मिलेंगे? सदाबहार। तो ये तो आंसर होगा नहीं। कंटीले तो बहुत कम बारिश में होता है, पर्वतीय होगे नहीं। तो ये पतझड़ वन है, उसमें भी 2 टाइप है, एक है शुष्क और एक है आर्द्र। ये जो है आर्द्र वाला टाइप। फिर देखो, सही उत्तर का चयन करना है। लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, बिल्कुल। और हरिके दून और नालागढ़ दून सबसे बड़े हैं? नहीं, देहरादून सबसे बड़ा है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही। NCERT देख लेना, ज्योग्राफी की 11th-12th की, उसमें इन्होंने दिया है। कंचनजंगा अरुणाचल का नहीं, सिक्किम का सबसे ऊंचा शिखर है। तो डी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है, और आपके बी भी रॉन्ग है। तो देखो, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो सही है A और C। तो थर्ड सही क्या है? A और C। फिर शाहबाद उच्च भूमि राजस्थान की ज्योग्राफी से क्वेश्चन, कौन सी भू आकृतियां पाई जाती है? तो शाहबाद उच्च भूमि जो है वो घोड़े की नाल के आकार की है। डग गंगाधर भूमि जो है उसी का भाग है, तो ये इसके साथ नहीं है। चंदवाड़ी जो है मुकुंदरा के अंदर है, तो ये भी नहीं है। तो सही क्या है? केवल A, फर्स्ट। फिर कौन सी सहायक नदी साबरमती नदी में उसके दाएं किनारे पर मिलती है? तो इसने पूछा है दायां किनारा। गौर से पढ़ना क्वेश्चन को, इसने क्या पूछा है आपको? दायां किनारा पूछा है, तो दाएं किनारे पर है सेई। फिर आ जाओ, मैच करना है। विजयनगर स्टील प्लांट, तो विजयनगर स्टील प्लांट है कर्नाटक में, ए में थर्ड होगा। विजाग फर्स्ट, आंध्र प्रदेश, ये देखो। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल सेकंड। भिलाई छत्तीसगढ़ फोर्थ, 3124 सेकंड आंसर होगा। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा, किस जिले में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या अनुपात, नगरीय लिंगानुपात न्यूनतम है? तो नगरीय लिंगानुपात न्यूनतम कहाँ है? जैसलमेर में, धौलपुर में ग्रामीण वाला है। हाँ, 148। राष्ट्रीय आय के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये इको का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। पूंजी उपभोग भत्ता राष्ट्रीय आय से हमेशा क्या रखा जाता है? बाहर रखा जाता है। पूंजीगत लाभ राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते, पूंजीगत हानि भी नहीं शामिल होती। बाजार कीमत उत्पादन के साधनों को अर्जित आय का प्रतिनिधित्व नहीं करती। फिर 49, देखो 49 कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। आरक्षित मुद्रा जिसको MO कहते हैं, प्रचलन में मुद्रा RBI के पास बैंकर जमाए और RBI के पास अन्य जमाए, सही है। संकीर्ण मुद्रा में ये देखो, ये जहां जहां ये माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस ही क्या है? इनके ऑप्शन के हटाने का कारण है। तो सिंपल यहाँ सही आंसर क्या है? फर्स्ट। फिर 150, कौन सा राजस्थान का कैल्साइट खनन क्षेत्र नहीं है? तो देखो, सीकर का क्षेत्र है, सिरोही का भी है, भीलवाड़ा का भी है। माधोगढ़ क्षेत्र झुंझुनू का कैल्साइट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो चलो, आज के हमने SST के पेपर के आंसर बताए। 2 क्वेश्चन रह गए जो शायद तक टाइप में नहीं आए, 105 और 125 नंबर क्वेश्चन। एक तो बागा जतिन दास वाला क्वेश्चन था, 105 अब नहीं पता, वो साइको का क्वेश्चन था, शिक्षण विधियों का। और फिर से बता देती हूँ, शिक्षक दिवस
पर हमने जो है जो छूट दी थी आपको 50% सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, वो अब 2 दिन एक्सटेंड कर दी गई है सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के कारण। तो अब ये 10 सितंबर तक है। कब तक है? 10 सितंबर तक। तो अगर आप जो ये अभी वर्तमान में प्रेजेंस ऑफ माइंड का और ऐसा खतरनाक वाला पैटर्न चल रहा है उसके अनुरूप खुद को ढालना चाहते हो तो बेशक हमसे जुड़िए, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी और ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से भी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन में। बाय।